Good afternoon, everyone. Uh, let's start today the new topic. I think, or we can say the same existing topic. We'll extend this topic now. Well, in the last class, we have seen the characteristics of externalities, then we have seen its graphical presentation, and we have tried to understand whether there is a possibility for bargaining or not. Now we'll proceed further. I hope I am audible to everyone. Hello, and my screen is visible. Hello. Yes, sir. So now the question before us is whether we can remove these externalities or not. अब क्वेश्चन ये है क्या हम इन एक्सटर्नैलिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो ये एक्सटर्नैलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं because of the absence of property rights or something like this. तो उस केस में क्या एक्सटर्नैलिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है, क्या कोई पॉसिबल तरीका है जिसके थ्रू एक्सटर्नैलिटीज़ को रिमूव कर दिया किया जा सकता है। तो इसमें दो तरह के रिस्पॉन्सेस को आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। पहले तरह का जो रिस्पॉन्स है वो कहलाता है प्राइवेट रिस्पॉन्स and the another one is public response. Well, in case of private response, what we are supposed to discuss is we will discuss the cause theorem, well propounded by Ronald Coase, Nobel laureate. And under public response, we are supposed to discuss two things. One is the taxes, another one is subsidies. When they have been suggested by AC Pigou, or these are known as Pigouvian tax, or this is known as Pigouvian subsidies. Pigouvian subsidies. First of all, we'll try to understand what does cause theorem says, and what cause theorem means, what is being suggested by cause theorem, and how the cause theorem helps in removing the externalities, कि cause theorem किस तरह से हेल्प करती है हमें इन एक्सटर्नैलिटीज़ को रिमूव करने के लिए। ये जो एक्सटर्नैलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एक्सटर्नैलिटीज़ रिमूव करने का यहाँ इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मतलब है कि जो आउटपुट Q0 था, जो एक्चुअल आउटपुट था, उसको सोशली डिज़ायरेबल, ये सोशली डिज़ायरेबल आउटपुट था, सोशली डिज़ायरेबल आउटपुट। तो जो एक्चुअल आउटपुट था उसको सोशली डिज़ायरेबल आउटपुट लेवल पर कैसे लेकर आए, तो दैट इज बीइंग सजेस्टेड बाय द रोनाल्ड कॉस। लेट अस सी दैट what is his statement and what he has tried to say and how the cause theorem helps in removing the externalities. Well, Ronald Coase suggested that as there are absence of, there is absence of, not there are, there is absence of property rights.
कि प्रॉपर्टी राइट्स का एब्सेंस है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई द एक्सटर्नैलिटीज आर बीइंग देयर, यू नो. नाउ द क्वेश्चन इज समहाउ प्रॉपर्टी राइट्स आर बीइंग डिफाइंड. कोज ने क्या बोला कि इफ समहाउ प्रॉपर्टी राइट्स आर बीइंग डिफाइंड और क्लियरली डिफाइंड, then there is no need to have the government intervention to remove the externalities. कि अगर आप प्रॉपर्टी राइट्स को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद देयर इज नो नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. क्या कहता है कि इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली defined, then there is no need for government intervention to fix externalities. कि एक्सटर्नैलिटीज को ठीक करने के लिए फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर हमने प्रॉपर्टी राइट्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रॉपर्टी राइट्स किसे डिफाइन किए जाएं. जैसे कल के एग्जाम्पल से ही हम लेकर चलते हैं. अब हम दोनों केसेस देखेंगे. एक केस में देखेंगे जब ब्रैड को प्रॉपर्टी राइट्स असाइन किए गए तो कैसे हम पहुंचे, और दूसरे फिर एग्जाम्पल हम देखेंगे जब लीजा को प्रॉपर्टी राइट्स असाइन किए गए तो किस तरह से सोशली डिज़ायरेबल आउटपुट को अचीव किया गया. क्या लॉजिकल रीजनिंग थी कि सोशली डिज़ायरेबल आउटपुट एग्जिस्ट करता है, मतलब अचीवेबल हो जाता है या अचीव किया जा सकता है. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हेलो सर. तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल बनाया था. मैं फिर से यही एग्जाम्पल को क्रिएट कर देता हूँ कि सपोज देयर इज अ stream of water and that stream of water is flowing, you know, and there is an individual called Brad. और आपकी रीडिंग्स में बार्ट लिखा है बट आई प्रोनाउंस इट एज ब्रैट, यू नो. ब्रैट इज सिंपली टू प्रोनाउंस. तो सपोज ये फैक्ट्री है ब्रैड की. Brad owns this factory, you know, and what the Brad does is Brad pollute this by dumping the waste of his factory output, you know. And there is a Lisa. There is Lisa. What does Lisa do? Lisa do fishing from this stream, and because of increased pollution by the Brad, the Lisa's fishing is being affected because there are lesser number of fishes that can survive in polluted water. So that's the reason. तो अब ब्रैड की जो एक्टिविटी है वो एक तरीके से एक्सटर्नैलिटी है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है. एंड लेट मी ड्रॉ द फिगर, द सेम फिगर दैट वी हैव ड्रॉन yesterday, and see if property rights are being assigned to Brad, then how do Lisa convince Brad to produce at socially desirable level of output. Let us see that. Let me draw the curve once again that we have drawn yesterday. Let me reproduce the curve. Reproduce the curve. Well, this is a quantity of X commodity, and on vertical axis let's write the benefit or price or cost, whatever you want to say, and this is the, let me draw it.
demand curve or marginal benefit curve to the BRAT, and this is marginal private cost. Well, this red color line is marginal damage to Lisa, and this is something called marginal social cost. Well, BRAT, for maximizing its profit, is probably producing at E0 point, and Q0 quantity is being produced, whereas the socially desirable output is this much. Let me mark it as E1. Now this is the point Q star. This is nothing but socially desirable output. अब देखो बेटे, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इफ वी कैन मार्क दिस कर्व एज पॉइंट ए, दिस इज एज बी, दिस इज एज सी, एंड दिस इज एज डी. A, B, C, D is the cost to Lisa, and let me shade it with blue. This one is a loss of profit to BRAT if he moves from E0 to E1. अब देखो, जो प्रॉपर्टी राइट्स है, property rights are assigned to BRAT. अब प्रॉपर्टी राइट्स किस चीज के? ये जो स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के प्रॉपर्टी राइट्स ब्रैट के पास है, यानी कि ब्रैट को मालिक बना दिया इस नदी का. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, ब्रैट को क्या बना दिया? मालिक बना दिया. हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर. मान लीजिए ब्रैट को हमने मालिक बना दिया. अब लीजा को क्या करना है? लीजा ब्रैट से परमिशन मांगेगी कि भाई मैं यहाँ फिशिंग करना चाहती हूँ. तो लीजा अपनी टर्म्स कंडीशंस देगी कि वो किस टर्म्स पे फिशिंग करना चाहती है. तो ब्रैट को उसे कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा. अब लीजा को कॉस्ट ये पड़ रही है ए बी सी डी, एक तरीके से एरिया. ए बी सी डी इज द कॉस्ट टू लीजा, और ब्रैट का इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करो E1 J E0, और एरिया E1 J E0 is the loss of profit to BRAT. अब क्योंकि एरिया ABCD is greater than एरिया E1 J E0, कि जो लॉस टू द क्या कहते हैं, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट टू द ब्रैट जो है, ब्रैट का जो लॉस टू प्रॉफिट है वो लेसर है देन द कॉस्ट टू लीजा. तो इसलिए ट्रेडिंग पॉसिबल है. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था. यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों को याद होगा, ये हमने डिस्कशन किया था कि जब तक ब्रैट को जो कॉस्ट पड़ रही है, यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कम रहेगा जो लीजा को कॉस्ट है उससे, तो जो ट्रांजैक्शन है या बार्गेनिंग उनके बीच में पॉसिबल है. तो एक्चुअल कंपनसेशन इसके बीच में कहीं होगा, यानी कि जो ब्रैट होगा वो इससे कम नहीं लेगा और लीजा इससे ज़्यादा पे नहीं करेगी. तो एक्चुअल कंपनसेशन इसके बीच में रहेगा, बट कंपनसेशन कैन बी देयर. तो अब अगर लीजा को हम ये मान लें कि लीजा के पास जितनी कॉस्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट लीजा किसको दे देती है? ब्रैट को. अब इसको एग्जांपल दे लेते हैं. मान लेते हैं ब्रैट को जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है वो हो रहा है 5 रुपये का, और लीजा के ऊपर जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है सपोज करो 17 रुपये की या 20 रुपीज़ की. ठीक है. तो अब लीजा अगर ब्रैट E0 पे प्रोड्यूस करता है
तो उसे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें 5 रुपये एडिशन होके मिल रहा है। और अगर Q0 पर प्रॉफिट Q स्टार पर प्रोड्यूस कर रहा है तो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें 5 रुपये, जो E0 पर प्रॉफिट हो रहा था उसमें से 5 रुपये कम उसे मिल रहे हैं। बट अगर लीजा उसे कह दे कि तुम Q स्टार पर प्रोड्यूस करो, मैं तुम्हें 8 रुपये पे करूंगी, तो क्या ब्रैट प्रोड्यूस करेगा Q स्टार पर? यस, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? क्या ब्रैट Q0 स्टार पर या Q स्टार पर प्रोड्यूस करने को रेडी हो जाएगा? हेलो 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 स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सवाल ये है कि भाई अगर मान लीजिए ब्रैट को जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो 5 रुपए का है, अगर वो E0 से E1 पर आता है तो ब्रैट अपनी मर्जी से तो यहाँ आएगा नहीं। अब लीजा अगर उसे कहे कि तुम E0 से E1 पर प्रोड्यूस कर लो, यानी कि Q0 से Q स्टार क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो, तो मैं तुम्हें 8 रुपये पे करूंगी। विल ब्रैट एग्री टू इट और नॉट? यस। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? यस सर। हाँ, अब बताइए मुझे, क्या किसने बोला है यस सर? ये नाम बताइए। आशा। हाँ आशा, बताओ क्या ब्रैट Q स्टार पर प्रोड्यूस करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, बताइए। वो भी ज्यादा मिल रहा है ना क्योंकि। हेलो? हेलो। हाँ जी बोलिए। 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। हाँ, क्योंकि उसको 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि यहाँ पर उसे 5, अगर E0 पर मिलता तो 5 रुपये ही और मिलते, बट अब E0 से E1 पर मिल रहा है तो E1 पर प्रोड्यूस करने के लीजा उसे 8 रुपये कर रही है, यानी कि 5 रुपये उसे प्रॉफिट भी मिल रहा है और 3 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ही हैज अ इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एट Q स्टार। तो अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स ब्रैट को पे कर देते हैं तो ब्रैट वुड बी रेडी टू produce at Q star because Lisa can compensate him. Lisa can compensate him with the sufficient amount and the brat will be agreed. ये एक possible outcome है, ये एक possibility हो सकती है when property rights are assigned to brat. Is that okay? Hello? Students, Yes, क्या sir. समझ में आया? Now let's see when the property rights are being assigned to the Lisa. अगर प्रॉपर्टी राइट्स लीजा को दिए गए हों तो फिर क्या होगा? तो क्या ब्रैट Q स्टार पर प्रोड्यूस करेगा? दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी नाउ। अब ध्यान से देखो, लेट मी री प्रोड्यूस द फिगर वंस अगेन। Benefit or price or cost, get right, quantity of S. Suppose this is demand curve or this is marginal benefit curve. This is marginal benefit curve. Suppose this is marginal private cost. This is marginal damage. Well, this is marginal social cost, which is the sum of marginal private cost plus marginal damage. अब E0 पॉइंट पर ब्रैट प्रोड्यूस कर सकता है Q0, करता है Q0 पॉइंट।
बट सोशली डिजायरेबल आउटपुट है E1 पर। Let us assume Q1 स्टार। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स आर असाइंड टू लीजा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो नदी को यूज करने के राइट्स हैं वो लीजा है, यानी कि नदी की मालकिन जो है वो लीजा है। अब ब्रैट लीजा के पास आएगा, कि भाई मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा और मैं आपको कंपनसेट कर सकता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मुझे परमिशन देंगी इसमें क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस करने के लिए, स्ट्रीम में अपना मैं डंप कर दूं जो वेस्ट मटेरियल है। अब सवाल है लीजा उससे क्या एक्सेप्ट करेगी और ब्रैट कितना पे कर पाएगा और लीजा कितना एक्सेप्ट कर पाएगी। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी। अब ब्रैट क्या होगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या होगा, मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा ब्रैट को। अब ब्रैट को अपने उस प्रॉफिट में से ही कंपनसेट करना है। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो। हेलो, यस सर। ब्रैट को अपने उस प्रॉफिट में से ही कंपनसेट करना है। तो सिंपल सी बात है कि एज लॉन्ग एज प्रॉफिट ऑफ ब्रैट यानी कि मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ ब्रैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल डैमेज टू लीजा। वाई मार्जिनल डैमेज इसलिए क्योंकि लीजा ब्रैट के प्रोड्यूस करने पर जो होगा वो पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन होगा तो लीजा के ऊपर कॉस्ट आएगी फिशिंग की, क्योंकि लीजा तो फिशिंग करती है। तो अब लीजा को अगर वो कुछ पैसे दे दे, उसके कंपनसेट कर दे उसके लॉसेस के लिए, तो लीजा सोच सकती है उसको ये अलाउ करने के लिए कि यस आई विल अलाउ यू दैट यू कैन यूज द स्ट्रीम टू डंप योर गार्बेज और वट एवर पोल्यूटेंट यू हैव। यस और नो। हेलो, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए इसको। लेट मी यूज दिस कलर। अब ब्रैट को अगर E0 पर प्रोड्यूस कर रहा है तो ब्रैट, अब देखो E0 पर अगर प्रोड्यूस कर रहा है ब्रैट, तो ब्रैट को कितना प्रॉफिट हो रहा है और लीजा को कितनी कॉस्ट पड़ रही है, हर पॉइंट पर देखते हैं। जैसे हम शुरू में देखते हैं, सपोज करो ब्रैट कहता है मैंने यहाँ प्रोड्यूस करना है, सपोज करो ये है Q2 पॉइंट, कहता मैं Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँगा। अब अगर ब्रैट Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तो लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट। अब Q2 क्वांटिटी अगर ब्रैट प्रोड्यूस कर रहा है तो ब्रैट को बेनिफिट हुआ ये 0.1 तक, और ब्रैट को जो कॉस्ट पड़ी है घर पे ये 0.2 तक पड़ी है, और लीजा पर जो कॉस्ट आई है ये 0.3 हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कॉस्ट टू लीजा है, कॉस्ट ऑन लीजा, ये जो शेडेड रीजन है ये कॉस्ट ऑन लीजा होगी। हेलो, यस और नो। अगर ब्रैट Q2 पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉस्ट टू लीजा होगी, और ब्रैट को कितनी कॉस्ट लग रही है, ये यहाँ से यहाँ तक। ब्रैट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी की ये क्या होगी, कॉस्ट टू ब्रैट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट जिसको बोलते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है 4 और 2 के बीच का, ये क्या है, कॉस्ट टू लीजा। तो ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। अगर ब्रैट इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा है तो ब्रैट को यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्रॉफिट में से ब्रैट इतना प्रॉफिट लीजा को दे देगा, यानी कि ये शेडेड पोर्शन जितना,
और बाकी का प्रॉफिट खुद एंजॉय कर लेगा। यस और नो? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है ब्रैड को, वो ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। यानी कि ब्रैड का अगर हम प्रॉफिट देखें तो ये पूरा जो शेडेड रीजन कर रहा हूँ मैं ये ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ। इस ग्रीन कलर से जो मैं पूरा रीजन शेड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है ब्रैड का, जिसमें से वो इतना प्रॉफिट का हिस्सा लीजा को दे देगा कंपनसेशन के लिए, और बाकी का जो रिमेनिंग है ये प्रॉफिट उसका रह जाएगा ब्रैड के पास। यस और नो? हेलो 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 स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। अब सपोज करो सेम सिचुएशन गोज फॉर हेयर, कि यहाँ पर अगर हम देखें इस पे आगे, अगर ये E1 तक प्रोड्यूस करता है तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट किसके पास है? ब्रैड को ये पूरा प्रॉफिट होगा, जिसमें से ब्रैड क्या करेगा, जो ये जो ट्राइंगल है, ये यहाँ से ये और ये एरिया जो है, ये और ये एरिया कंपनसेट कर देगा वो किसको? लीजा को। उसके बाद भी उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है ब्रैड को, और ये कंपनसेशन टू लीजा हो गया। यहाँ पर कंपनसेशन टू लीजा, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल है, क्या इसके बाद ब्रैड प्रोड्यूस करेगा या इस पॉइंट के बाद ब्रैड कंपनसेट करना चाहेगा? दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस नाउ, कि भाई इस पॉइंट के बाद क्यू स्टार तक तो आ गया, अब वैसे यूजुअल ब्रैड E0 पे था, कि क्या ब्रैड इसके आगे प्रोड्यूस करेगा? भाई यहां से बढ़ाता यहां तक तो पहुंच गया, अब इसके आगे करेगा? लेट अस सी दैट। इसके आगे अगर हम देखें तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम है, दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो। यस और नो? ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडेड ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस शेडेड ट्राइंगल एंड दिस शेडेड ट्राइंगल इज द सेम। यस और नो? हेलो? यस सर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब इसको ध्यान से देखो। सपोज करो हम मानते हैं कि ब्रैड Q1 स्टार से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहा है, तो देखते हैं क्या इतना प्रोडक्शन करना ब्रैड के लिए फिजिबल है, क्या उसके लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी है इसकी? लेट अस सी दैट। सपोज ब्रैड कहता है कि मैं Q3 लेवल पर प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। अगर ब्रैड Q3 लेवल पर प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो ब्रैड को जो बेनिफिट मिल रहा है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है, 5 पॉइंट पर। तो यानी कि ब्रैड को जो प्रॉफिट हो रहा है वो इतना हो रहा है सिर्फ, पर ब्रैड को कंपनसेट कितना करना पड़ेगा? अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रैड को कंपनसेट ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट है। यस और नो? तो आप देखो, कंपनसेशन दैट नीड्स टू बी पेड टू द लीजा इज मोर than the profit that is going to be enjoyed by the brand. Yes or no? Hello? Yes, sir. तो इसलिए Q1 स्टार से ज्यादा कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस अगर ब्रैड करता है तो ब्रैड विल नॉट बी इकोनॉमिक वाइबल टू द, दैट विल नॉट गिव इकोनॉमिक वाइबिलिटी टू द ब्रैड। वो ब्रैड को इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं देगी वो चीज। तो जिसके कारण क्या होगा कि ब्रैड जैसे ही Q1 स्टार से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लॉस क्यों होना शुरू हो जाएगा? कि उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी कि उसने इतना आउटपुट जो बढ़ाया, लेट मी मार्क दिस, कि उसने जो इतना ये आउटपुट इंक्रीज किया, इस आउटपुट को इतना इंक्रीज करके उसका जो प्रॉफिट हुआ वो तो सिर्फ इतना हुआ, ये जो है यहाँ पर, और उसे इतना ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है, ये ट्राइंगल, ये इतना एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ गया। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो भी चला गया, वो भी लीजा को देना पड़ा, और जो था वो भी लीजा को देना पड़ा। तो इसका मतलब कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट जो ब्रैड Q1 स्टार से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उस पे ब्रैड को रिटर्न कम मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट कम हो रहा है और ब्रैड को कंपनसेशन ज्यादा करना पड़ रहा है। इसलिए ब्रैड विल नॉट प्रोड्यूस ओवर एंड अबव Q स्टार। इज दैट ओके? हेलो? यस सर। ठीक है। सो दैट मीन्स whether the property rights are being assigned to Lisa or the property rights are being assigned to Brad,
in both the cases we have seen that there is no problem in fixing or removing the externalities. However, what is the important point is here? The important point is that the property rights should be clearly defined. देखो यहाँ लीजा को हमने मालिक बना दिया, स्ट्रीम का जो रिसोर्स था उसका लीजा को मालिक बनाया, तो भी एक्सटर्नैलिटीज रिमूव होगी, सोशली डिजायरेबल आउटपुट पे हो गया। क्यों? क्योंकि इस केस में ब्रैड कंपनसेट कर रहा है लीजा को। और इससे पहले जब प्रॉपर्टी राइट्स असाइन थे किसको? ब्रैड को। जब ब्रैड को प्रॉपर्टी राइट्स असाइन थे तो उसमें लीजा कंपनसेट कर पा रही थी, यानी कि लीजा ने इस तरफ से कंपनसेशन किया और ब्रैड ने इस तरफ से कंपनसेशन किया, जिसकी वजह से दोनों ही केसेस में सोशली डिजायरेबल आउटपुट अचीवेबल है, प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइंड हो। यानी कि चाहे आप किसी को भी दे दीजिए प्रॉपर्टी राइट, अगर किसी भी एसेट के, किसी भी रिसोर्स के प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइंड है तो externalities can be removed. This is what it means. Is that okay? Hello? Hello? Students, क्या मेरी बात Yes, समझ में sir. आई है? Yes, sir. क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता है आप में से कोई? क्या आप में से कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता है? नो सर, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज है प्राइवेट रिस्पॉन्स में। एक तो ये हो गया कि भाई आप एक मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड ऑन। हेलो, यस Yes, sir. तो एक तो तरीका ये है कि भाई आपस में बार्गेनिंग पॉसिबल है एक्सटर्नैलिटीज को रिमूव करने के लिए, इसमें प्राइवेट रिस्पॉन्स में, विच इज बीइंग सजेस्टेड बाय द कॉज थ्योरम, विच इज पॉपुलरली नोन एज कॉज थ्योरम, कि प्रॉपर्टी राइट्स आप प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन कर दीजिए, उससे यू कैन रिमूव एक्सटर्नैलिटीज। दूसरा तरीका प्राइवेट लेवल पर बताया गया मर्जर। मर्जर मतलब अगर लीजा और ब्रैड दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं अपने बिजनेसेस को, तो इसका मतलब तो दोनों ही फिर जॉइंटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। यस और नो? ब्रैड लीजा का ख्याल रखेगा, लीजा ब्रैड का ख्याल रखेगी। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। दूसरा है सोशल कन्वेंशंस। सोशल कन्वेंशंस क्या होता है? सोशल कन्वेंशंस का मतलब है एक तरीके से सोशली हम ये मानकर चलते हैं कि भाई देखो क्या चीज़ सोसाइटी के लिए ठीक रहती है, तो सोशली डिजायरेबल आउटपुट पर फिर पहुंचा जा सकता है आपसी सहमति से, आपसी क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस से, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद, इजंट इट? तो जो सोशल कन्वेंशंस है, जैसे हम सबको कहें कि भाई गार्बेज ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपनी नदियों को क्या कहते हैं कि गंदा नहीं करना चाहिए, पानी साफ रखना चाहिए, तो इस तरह से भी एक्सटर्नैलिटीज को रिमूव किया जा सकता है। तो दीज आर द प्रोबेबल प्राइवेट रिस्पॉन्सेज थ्रू विच द एक्सटर्नैलिटीज कैन बी रिमूव्ड। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। हेलो, पूछना कोई क्वेश्चन? अरे कोई डाउट है? तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ये हमने प्राइवेट रिस्पॉन्स को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पब्लिक रिस्पॉन्स करेंगे, टैक्सेस और सब्सिडीज। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।